पाकिस्तान का चुनाव शुरू होने के पहले पाकिस्तान के जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे हाफिज अहमद पाशा, इन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान के खजाने में केवल 45 दिन के ही खर्च का पैसा बच चुका है। जिसको कि बहुत सिंपल टर्म्स में कहा जाए तो इनके कहने का मतलब ये था कि पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो केवल $8 बिलियन ही हैं, जिसका मतलब केवल 45 डेज तक ही हम लोग जो है हमारे इंपोर्ट्स को कैरी आउट कर सकते हैं। और इस चीज़ को लेकर आप देख भी सकते हैं कि ये वाले जो फॉरेन रिजर्व्स हैं ये कंटिन्यूसली गिरते जा रहे हैं, और ये बल्कि उसके जस्ट एक हफ्ते पहले की बात अगर आप देखेंगे तो $8.27 बिलियन पे थे, और अभी रिसेंटली इसका जो लेटेस्ट आंकड़ा है ये $8.21 बिलियन का है। उसूल ये कहता है कि किसी भी इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए कम से कम 90 दिन का जो खर्च का पैसा है वो आपके फॉरेक्स भंडारों में होना ज़रूरी है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शंस होने के बावजूद भी एक प्रॉपर एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन पाई है। यहाँ पर इमरान खान की जो पार्टी है उसके पास भी बहुत सारी सीटें आई हैं, नवाज शरीफ की जो पार्टी है उनके पास भी कुछ सीटें आई हैं, लेकिन मेजॉरिटी सीट्स किसी भी पार्टी के पास देखने को नहीं मिली हैं, जिसकी बदौलत अब ये कहा जा रहा है कि इन दोनों की दुश्मनी के चलते पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, खबर जो है कल ही सामने आई है पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालातों का विवरण देते हुए कि फिलहाल क्योंकि पाकिस्तान में हंग असेंबली आ चुकी है तो उनके पास जो खर्च का पैसा है वो केवल 45 डेज सस्टेन कर सकता है, और उनके ऊपर एक कर्जा भी है जो कि $1 बिलियन का है, विच इज ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ रुपीस। तो अगर यहाँ पर प्रॉपर स्टेबल गवर्नमेंट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती है तो उस केस में पाकिस्तान की जो आर्थिक हालात हैं जो पहले से ही काफ़ी ख़राब चल रहे थे वो और भी ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। समझेंगे इस पूरी कहानी को, इनके आर्थिक मापदंडों के बेसिस पे इसको समझा जाएगा कि एग्जैक्टली इनका जो घरेलू स्थिति है और इनकी जो बाहरी स्थिति है वो किस तरीके से चल रही है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स दोस्तों नई दिल्ली के करोल बाग में और नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में आ चुके हैं, और इतना ही नहीं इवन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी हमारा सेंटर अब आ चुका है। अगर आप इनमें से किसी भी सेंटर में जाकर के अपनी तैयारी को शुरू करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। 2025 और 2026 के लिए जो फाउंडेशन प्रोग्राम्स हैं उनको यहाँ पे एक्सक्लूसिवली अवेलेबल करवाया गया है, और अगर आपको इनमें एनरोल करना है तो या तो आप नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं या फिर सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं। और सबसे आसान तरीका, अगर आपके मन में कोई डाउट या आशंका है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक बिटली लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर के क्लिक कीजिए और अपनी कुछ जानकारी भरिए, मेरा वहाँ पे कूपन कोड भरिए। हमारी टीम प्रायोरिटी बेसिस पे आपको फ़ोन करेगी और आपकी जो भी क्वेरी है उसको सॉल्व किया जाएगा। ऑल राइट, सो एक आपको ब्रीफ सा आइडिया दे दें। जनरल इलेक्शंस पाकिस्तान में आज से 4 दिन पहले 8 फरवरी को कंडक्ट करी गई थी। वेरी सरप्राइजिंगली इमरान खान की जो पार्टी थी उसको काफ़ी अच्छे लेवल की सीटें यहाँ देखने को मिली, ऑलमोस्ट 149 सीट्स के पास हमें यहाँ पे देखने को मिली। लेकिन एट द सेम टाइम जो सामने विपक्षी दल था जो कि नवाज शरीफ की पार्टी थी जिसमें कि 82 सीट्स देखने को मिली, और बिलावल भुट्टो जरदारी वाली जो पार्टी थी उनको 54 सीट्स देखने को मिली थी। लेकिन पाकिस्तान में जो नेशनल असेंबली है उसमें कुल मिला के सीटें 336 हैं, और अगर आपको सरकार बनानी है तो मेजॉरिटी के लिए आपको 169 सीट्स की आवश्यकता होती है। अब क्योंकि 169 सीट्स ना तो इमरान खान की पार्टी को मिली हैं, और ये दोनों जो कि सोच रहे हैं कि हम लोग एक मिलकर के गुट बना लें, गठबंधन कर लें, तो ये दोनों अगर मिल भी जाएं तब भी यहाँ पर पूरी सीट्स इनको नहीं मिली हैं जो कि मेजॉरिटी के लिए चाहिए। बेसिकली पाकिस्तान में एक हंग असेंबली आ चुकी है। अब हंग असेंबली का मतलब क्या है? प्रोसेस काफ़ी सिमिलर है, भारत की तरह ही वैसा होता है। तो जब तक हंग असेंबली है तब तक यहाँ पे कोशिश करी जाएगी एक मेजॉरिटी लीडर को चूज करने की। जब तक मेजॉरिटी लीडर नहीं आता है तब तक बेसिकली पाकिस्तान को अपना नया प्राइम मिनिस्टर नहीं मिल पाता है। अब चूंकि यहाँ पे हंग असेंबली सामने आई है, चूंकि यहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आई है, इसी अनस्टेबिलिटी को देखते हुए आप देख सकते हैं पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में एक ही दिन के अंदर 2000 पॉइंट्स की गिरावट आई थी। आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी देश की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन को किस तरीके से इंपैक्ट करती है। आप देखिए, एक ही दिन में 2000 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली थी। अगर हम लोग इनके जो घरेलू आर्थिक मापदंड हैं उसकी बात करें,
सबसे पहले आता है महंगाई। महंगाई की दरें पहले ही बहुत ज़्यादा थी, पिछले साल से ही ये दरें कंट्रोल में नहीं आ रही थी एज़ कम्पेयर टू एनी अदर इकोनॉमी। आप ले लीजिए, डेवलपिंग इकोनॉमीज़ ले लीजिए, एमर्जिंग इकोनॉमीज़ ले लीजिए, पाकिस्तान के हालात बहुत ही ख़राब थे। मंथ ऑन मंथ आप देख सकते हैं, अक्टूबर 2023 में 27%, नवंबर में 29%, दिसंबर में और बढ़ के ऑलमोस्ट 30%, जनवरी में थोड़ा कम हुआ 28.5%। अभी अनुमान लगाया जा रहा था कि ये 27.5% को आकर गिरेगी क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलने वाला है। अगर हम आम जो चीज़ें हैं उनकी दामों की बात करें तो पाकिस्तान के 2 शहरों का यहाँ पे रेफरेंस लिया गया है, लाहौर और पेशावर में। लाहौर पेशावर में प्याज के जो रेट हैं वो कुछ इस तरीके से चल रहे हैं। दूध के रेट 200 रुपये लीटर, 250 रुपये लीटर दोनों शहरों में चल रहा है। चावल 340, 335 रुपये किलो चल रहा है। दाल 320 रुपये किलो। चिकन, चीनी, इन सभी के जो दाम है ये आसमान को छू रहे हैं। और ये बाय द वे ये दाम जो है पाकिस्तानी रुपए में है, तो देखकर बहुत चौंकना मत, क्योंकि इंडियन रुपी से अगर कंपेयर करोगे तो पाकिस्तानी रुपी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। नेक्स्ट बात करें अगर जीडीपी नंबर्स की, तो यहाँ पर भी आंकड़े काफ़ी ख़राब हैं। पिछले साल मतलब कि 2022-23 का जो वित्तीय वर्ष खत्म हुआ था, वहां पर पाकिस्तान की इकोनॉमी की अच्छी ग्रोथ नहीं हुई थी, और इसीलिए इस साल यानी कि 23-24 में इनका अनुमान था कि कम से कम 2.1% की ग्रोथ तो हमें देखने को मिल ही जाए। और ये 2.1% से काफ़ी खुश थे, क्योंकि इनको था कि कम से कम थोड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी और अगले साल मतलब 24-25 में हम लोग 4.5 या 5% के आसपास से ग्रो कर पाएंगे। लेकिन अब अगेन क्योंकि गवर्नमेंट ही चुनी नहीं गई है, तो कहा जा रहा है कि 2.1% का ग्रोथ भी हमें देखने को मुश्किल लग रहा है। नेक्स्ट अगर हम पैरामीटर की बात करें तो पाकिस्तानी करेंसी है। पाकिस्तानी करेंसी के हालात काफ़ी टाइम से ही खराब चल रहे थे अगेन, और जब इमरान खान को सत्ता से हटाया गया था उसी एक दिन में पाकिस्तान का जो रुपया था यूएस डॉलर की तुलना में उसमें 30 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली थी। एक टाइम ऐसा था जब पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू 174 थी विद रिस्पेक्ट टू दी $1, लेकिन अब आप देख लीजिए ये 276 पे चल रही है। कितनी ज़्यादा गिरावट आई है। अगेन दिस इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पिछले एक साल का भी मैप देख सकते हैं, तो ये जो पूरा का पूरा $1 और पाकिस्तानी रुपए का रिलेशनशिप है ये यहीं घूमा है। 270 के से लेकर अभी भी 280 के बीच में ही घूमा है। बीच में तो ये 308 307 के आंकड़ों को भी टच कर चुका था। मतलब कि पाकिस्तानी रुपया विज़-विज़ द यूएस डॉलर कमज़ोर ही होता जा रहा है, और पहले तो और भी कमज़ोर था और अभी भी उसकी जो वीकनेस है वो यहाँ पे काबू में नहीं आई है। ये तो हमने बात करी पाकिस्तान के घरेलू आर्थिक मापदंडों की। अगर हम इसकी एक्सटर्नल इकोनॉमी की बात करें तो वहाँ पर भी हालात काफ़ी ख़राब हैं। अब देखिए, एक तरफ जहाँ हम कह रहे हैं कि इनके फॉरेक्स रिजर्व्स बहुत ही गिर चुके हैं, प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान को $1 बिलियन का एक लोन भी चुकाना है। एक तरफ फॉरेक्स रिजर्व्स गिरे हुए हैं, अगर $1 बिलियन का लोन चुकाना पड़ा तो फॉरेक्स और गिर जाएगा। एंड प्रॉब्लम यह है कि अगर लोन नहीं चुकाया तो आईएमएफ से मिलने वाला जो अगले लोन का जो पैसा है वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। आईएमएफ से मिलने वाला जो लोन था वो अप्रैल 12, 2024 को मिलने वाला था। उसका आईएमएफ बेसिकली अपने लोन को टुकड़ों में देती है, तो अगला टुकड़ा जो है वो अप्रैल 12, 2024 को मिलने वाला था पाकिस्तान को। आईएमएफ ने यहाँ पे क्या अनाउंस कर दिया है, खबर कल ही सामने आई है, जब तक पाकिस्तान में नई सरकार नहीं बनती है, मतलब कि हंग असेंबली यहाँ पे सॉल्व नहीं होती है, हम लोग पाकिस्तान का दौरा करेंगे ही नहीं। एंड ऑब्वियसली जो $3 बिलियन का अग्रीमेंट है वो उस टाइम तक स्टैंड बाय पे लगा दिया गया है। रिक्वेस्ट काफ़ी जेन्युइन है आईएमएफ की, लेकिन इससे पाकिस्तान की आर्थिक हालात और बिगड़ चुके हैं। अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम ये भी आ चुकी है, हम सभी जानते हैं कि आईएमएफ जो है वो एक तरीके से अमेरिका के द्वारा ही गवर्न किया जाता है, और अमेरिका ने रिसेंटली ये कहा था कि पाकिस्तान के इलेक्शंस में कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं, कुछ फ्रॉड के भी क्लेम सामने आए हैं। अगर ये इरेगुलरिटीज सामने आ जाती हैं उस केस में डेफिनेटली अमेरिका यहाँ पे आईएमएफ को अलाउ नहीं करेगा कि वो पाकिस्तान को पैसा दे सके। तो बेसिकली अगेन बाहरी अगर इकोनॉमी की बात भी करें, लोन्स की बात भी करें, तो पाकिस्तान वहाँ भी काफ़ी ख़राब तरीके से घिरा हुआ है। ऑल इन ऑल कुल मिलाकर यहाँ पर हालात पाकिस्तान के लिए काफ़ी ख़राब हैं। पाकिस्तान की आर्थिक और पॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया को कितना अफेक्ट करती है ये तो एक अलग क्वेश्चन है, लेकिन एक चीज़ जो कि हम यहाँ से सीख सकते हैं वो ये है कि अगर सरकार कमज़ोर है या फिर सरकार नहीं बन पा रही है तो उस केस में आपके देश में इकोनॉमिक चेंज लाना इम्पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल होगा भी तो बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद ही आ पाएगा।
और यहीं पर क्रेडिबिलिटी ऑफ इलेक्शंस के ऊपर भी सवाल उठाए गए हैं। ये सब चीज़ें एक तरीके से बताती हैं कि कितना बड़ा रोल होता है इलेक्शन कमीशन का, कितना बड़ा रोल होता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का। आपकी दोस्तों इस पूरी चीज़ को लेकर क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स में फ्री डेमो क्लासेस, 1-on-1 मेंटरशिप, फ्री मैगजीन, लाइब्रेरी, वाईफाई एक्सेस जैसी सभी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है तो आप हमारे नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, अपनी डाउट को भर सकते हैं, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।